नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ भरत चंद्र शर्मा जी की कहानी अपना अपना आकाश। लेडी डॉक्टर निशा अपना एप्रन उतार कर हैंगर में टांगते वक्त सोचती है कि क्या अस्पताल से उसके साथ आया वहाँ का परिवेश भी एप्रन की तरह झाड़कर अलग किया जा सकता है। निशा ने एक अजीब सा तनाव अनुभव किया। आज ही की बात है, उन्होंने बिस्तर नंबर 12 के मरीज को मृत घोषित किया था। वह गर्भवती महिला पिछले 9 महीनों से उसकी मरीज थी। निर्धन होने के बावजूद उसके पति ने उसकी जांच डॉक्टर निशा के निजी दवाखाने से ही कराई थी। उसे मृत घोषित करते समय डॉक्टर निशा का मन विचित्र प्रकार की छटपटाहट से भर गया था। यह सही है कि मृत्यु पर डॉक्टर का कोई वश नहीं है, पर दवाइयों के अभाव में कोई मरीज मर जाए तो क्या डॉक्टर इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है? तभी उसकी 8 वर्षीय पुत्री आभा आकर उससे लिपट जाती है। माँ, खाना ठंडा हो रहा है। खाने की मेज पर पापा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वह बच्ची का मन रखने के लिए अनमने भाव से मेज पर आकर बैठती है। तीनों प्राणियों के बीच एक अजीब सन्नाटा था। कभी कभी बर्तन और चम्मचों की आवाज़ें और आभा के अनुत्तरित प्रश्न इस सन्नाटे को भंग कर रहे थे। माँ, आपकी वह खूबसूरत मरीज जिसे आपने कल भर्ती होने को कहा था, अब कैसी है? आभा ने पूछा और निशा के चेहरे पर सफ़ेद रंग पुत गया। डॉक्टर रवि की भारी आवाज़ ने इस सन्नाटे को तोड़ा। बेटी, तुम्हारी माँ एक ऐसी डॉक्टर है जो किसी भी मरीज का मरना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने बड़े अस्पताल में चाहे कोई भी मरे, पर दुख ही नहीं होता है। निशा को रवि के स्वर की यह तलखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वह बोलता जा रहा था। तुम कहोगी कि उसका पति गरीब था, मैंने उसे बार बार फीस क्यों ली? तो श्रीमती निशा, सुन लीजिए, आपकी तरह भावुक होकर कोई भी डॉक्टर पैसा नहीं कमा सकता। सरकार की तनख्वाह से तो स्कूटर का पेट्रोल भी पूरा न पड़े। और निशा को लगा मानो डॉक्टर रवि का स्वर इतना ऊंचा हो गया है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। घड़ी ने रात के 10 बजने का संकेत दिया। निशा ने आभा को लोरी गाकर सुला तो दिया, पर यह अकेलापन उसे खटकने लगा। साथ वाला बिस्तर खाली पड़ा था। डॉक्टर रवि अभी नहीं लौटे थे, शायद क्लब गए थे। सोई हुई आभा के सिर पर हाथ फेरते फेरते निशा जैसे किसी तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए अपने जीवन के अतीत में पहुंच गई। एक दिन वह भी तो आभा जैसी ही थी। जब उसे कक्षा में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पाठ पढ़ाया गया था तो वह उससे बहुत प्रभावित हुई थी। उसके बाद निशा जब कभी भी अस्पताल जाती तो उसे सफ़ेद कपड़ों में घूमती नर्सें नाइटिंगेल ही नजर आती। और नन्ही निशा ने ठान लिया था कि वह भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रास्ते पर ही चलेगी। यह निश्चय उसे मेडिकल कॉलेज में ले आया था। वहीं उसका परिचय रवि से हुआ था। वार्डों में घूमकर हर रोगी से मुस्कुराकर हालचाल पूछने वाला यही डॉक्टर रवि उसे उस समय देवदूत से कम नहीं लगता था। दोनों की पहचान घनिष्ठता में बदल गई। डॉक्टर रवि का उसके घर में आना जाना बढ़ गया था। निशा को लगता था कि यह शिल्पी उसके अंतर में समाई नाइटिंगेल की धुंधली छवि को बड़े मनोयोग से तराश रहा है। यद्यपि डॉक्टर रवि विजातीय थे, पर निशा की पसंद के आगे उसके माता पिता को झुकना ही पड़ा था। और निशा की निगाहें सामने दीवार पर सजी नाइटिंगेल की मूर्ति पर जा टिकी। यह वही मूर्ति है जो डॉक्टर रवि ने सगाई के दिन उसे भेंट की थी, जिस मूर्ति को प्रणाम करके वह अपनी दिनचर्या प्रारंभ किया करती थी। क्या उसकी ओर देखने का साहस तब उसमें नहीं बचा है? शादी के बाद निशा की प्रैक्टिस अच्छी चल निकली थी, जबकि डॉक्टर रवि अस्पताल से आकर खाली ही बैठे रहते थे। शुरू शुरू में डॉक्टर निशा बीमारों को बगैर फीस लिए ही देखा करती थी। एक दिन इसी बात को लेकर रवि से उसकी नोकझोंक हो गई थी। निशा, मैंने डॉक्टर लड़की से इसलिए विवाह किया है कि दोनों में से किसी की भी प्रैक्टिस चल निकलने पर जीवन आराम से कट जाएगा। तुम जिसे सेवा कहती हो, मेरे लिए वह पेशा है। तुम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हो और मैं रोग फैलने की दुआ मांगता हूँ। निशा, इसमें मेरी गलती ही क्या है? प्रकृति के विधान में हर कोई किसी न किसी का आहार है। और उसके बाद से डॉक्टर रवि उसे डॉक्टर नहीं, एक चतुर व्यापारी नजर आने लगे थे। निशा को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी बार बार याद आती थी।
प्रायः निशा अपने मरीज को देखकर हाथ भी न धो पाती थी कि डॉक्टर अभी अनचाहे मेहमान की तरह अंदर आकर फीस उगाहने लगते। आयकर के चक्कर में डॉक्टर रवि की माथापच्ची बढ़ गई थी। उनके घर पर उसके और रवि के बीच की दूरी भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही थी। बाहर कुछ आहट हुई तो निशा ने सफ़ेद लिहाफ ऊपर तक ओढ़ लिया। रवि ही थे, शायद थोड़ी बहुत पीकर लौटे थे और बहक रहे थे। बुक करवाई गई कार भी 2-4 दिनों में आने वाली है। अचानक उसका स्वर ऊंचा हो गया। तुम जाग रही हो? बड़बड़ा रहे थे। आज के ज़माने में कुछ हो जाना ही काफ़ी नहीं है। जो कुछ पास में है उसका उपयोग किस तरह किया जाता है, इसी पर सारी सफलता या असफलता निर्भर है। सवेरे जब निशा तैयार हो रही थी तो आभा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। निशा आभा के प्रश्नों से बहुत डरती है। माँ का एप्रन छूकर वह पूछ बैठती है, इसका रंग सफ़ेद क्यों होता है? तभी वह अलमारी में रखी दवाइयों की ओर इशारा करके पूछती है, क्या सभी बीमारियों की दवाइयाँ आपके पास हैं? हाँ बेटी, निशा का उत्तर था। तभी तो मुरझाए हुए चेहरे लेकर आने वाले लोग खुशी खुशी वापस लौटते हैं। एक बात पूछूं आपसे, नाराज तो नहीं होगी? पूछो बेटी। माँ, इन दवाइयों के ढेर में क्या एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपकी हंसी लौटा सके? तभी स्कूल बस का हॉर्न बज उठा और आभा हाथ हिलाती हुई भाग गई। आभा के हिलते हाथों के प्रश्नोत्तर में निशा विचित्र ढंग से खिलखिलाई। तभी डॉक्टर रवि यादव के और इस हंसी का कारण जानने का प्रयास करने लगे। फिर काफ़ी दिनों से मन में आ रही बात जबान पर लेकर आए। शहर के मुख्य बाजार में एक इमारत खरीदी है। जगह बड़े मौके की है। उसकी रजिस्ट्री आज हो जाएगी। मैं चाहता हूँ वहाँ एक शानदार दवाखाना बने। निशा अब भी अजीब ढंग से हंस रही थी। डॉक्टर रवि उत्साह में बोलते चले जा रहे थे, पर इसके लिए तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी होगी। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गर्भपात के मामले लेने होंगे, और फिर इसमें हर्जी क्या है? माँ, आज आपको मेरे स्कूल के वार्षिकोत्सव में चलना होगा। पिताजी को भी मैं आज नहीं छोड़ूंगी। दिन के 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पिताजी का तो पता नहीं, पर मैं जरूर चलूंगी। तभी निशा तैयार हो रही थी कि रवि आ गए। निशा, वह धर्मदास जी है ना? अरे वही, जिन्होंने पिछले साल हमारा तबादला रुकवाने में मदद की थी। बेचारे बड़ी परेशानी में हैं। उनकी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है। बदनामी का डर है, गर्भपात होगा। वे लोग इसी समय पहुंच रहे होंगे। बेटी आभा, तुम अकेली चली जाना। अगले साल का कार्यक्रम देखने हम जरूर चलेंगे। और डॉक्टर रवि द्वारा फेंक कर दिया गया एप्रन निशा के सिर को गया। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।